हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। चैप्टर नंबर 3 में स्टार्ट करने जा रहा हूं और आप सब जानते हैं कि चैप्टर नंबर 3 इज़ ऑल अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पे बात करते हैं इस चैप्टर के। 2 पॉइंट्स हैं बेसिकली। एक तो पॉइंट ये है कि कंसेप्ट ऑफ एटम दैट वाज गिवन बाय द ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस, और दिस कंसेप्ट वाज गिवन अबाउट 500 BC। ठीक है, सम टेक्स्ट सेज 450, सम टेक्स्ट सेज 500 BC, पर डेट हमारा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले एटम का कंसेप्ट किसने दिया? डेमोक्राइटस। अब डेमोक्राइटस ने एटम के बारे में क्या कंसेप्ट दिया? अकॉर्डिंग टू डेमोक्राइटस, he says every matter around us is composed of small tiny particles and these small tiny particles are called atomos. इन small tiny particles को हम क्या बोलते हैं? एटमोस। वर्ड एटमोस जो है इसकी लफ्जी माने है, लिटरल मीनिंग जो है इसकी वो है इंडिविजिबल। अच्छा, इंडिविजिबल मतलब ऐसे पार्टिकल जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई ना कर सकें, जिसको हम फर्दर तकसीम ना कर सकें। तो डेमोक्राइटस का माना था कि जो भी मैटर है वो जिन पार्टिकल्स का बना है, स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स का बना है, और ये पार्टिकल जो हैं वो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते या इसको हम फर्दर तकसीम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ राइट आफ्टर दैट जो आपके टेक्स्ट बुक का जो मेन टॉपिक है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हालांकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जो बेसिक 9th क्लास की केमिस्ट्री है उसमें इसके 2-3 पास्टुलेट्स हैं, जिसको मैं यहाँ पर एक क्विक रिव्यू ले रहा हूँ और फिर सीधे आते हैं आपके टेक्स्ट बुक के टॉपिक पे। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है इसके 3 बेसिक पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं और इसको हम 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल and these small tiny indivisible particles according to Dalton these are called atoms. तो ये वर्ड जो ग्रीक वर्ड जो था एटमोस, now that has been first time transformed into English, now that is said to be atoms. अब डाल्टन्स का भी यही कहना था कि जो एटम्स होते हैं ये इंडिविजिबल होते हैं, स्मॉल तो होते हैं, टाइनी भी होते हैं, लेकिन ये इंडिविजिबल होते हैं। मतलब डाल्टन्स का भी यही मानना था कि हम एटम्स को तकसीम नहीं कर सकते। पॉइंट 1। एक और पोस्टुलेट है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर या आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो हर लिहाज से एक जैसे ही होते हैं, यानी जो भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, वो सब के सब सेम होते हैं। अगर एलिमेंट सेम है तो उसके एटम भी हर लिहाज से सेम होंगे। थर्ड जो पोस्टुलेट है इसका वो है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब अगर एलिमेंट चेंज है तो उसके एटम भी हर लिहाज से चेंज होंगे। आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो ये तीनों पोस्टुलेट जो कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हैं, नाउ यू कैन सी नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड नंबर 3, ये तीनों पोस्टुलेट जो हैं आज के टाइम में अगर हम देखें तो ये सब के सब गलत हैं, और इनके पीछे क्या रीज़न है तो उसको 1 बाय 1 में एक्सप्लेन कर लेता हूँ। नाउ लेट्स सी। मिसाल के तौर पर पहली पॉइंट इसने कही है कि एटम्स जो हैं वो इंडिविजिबल हैं, पर यू नाउ बेटर नो कि एटम्स जो है वो डिविजिबल है। Atom is divisible in more than 20 subatomic particles. What I'm saying, more than 20 subatomic particles. And these subatomic particles like electron, proton, neutron, positron, neutrinos, hyperon, ठीक है, meson, boson, quark, मतलब there are so many subatomic particles are there. ठीक है. Number 2, atoms of an elements are similar in all respect. एक एलिमेंट के एटम जो होंगे वो हर लिहाज से एक जैसे होंगे। ये पोस्टुलेट भी इनडायरेक्टली रॉन्ग है। मिसाल के तौर पर आपने कंसेप्ट सुना है आइसोटोप। मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेता हूँ, आइसोटोप। और आप बेहतर जानते हैं कि आइसोटोप्स जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनके मास नंबर चेंज होते हैं। तो ये कहना कि एक एलिमेंट के एटम हर लिहाज से एक जैसे होंगे, ये टेक्निकली रॉन्ग है। आइसोटोप का कंसेप्ट सेकेंड पोस्टुलेट जो है इसको गलत साबित कर रहा है। थर्ड पॉइंट है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ये पोस्टुलेट भी गलत है क्योंकि आपने कंसेप्ट पढ़ा है आइसोबार। ठीक है, आपने कंसेप्ट पढ़ा है आइसोबार, और आइसोबार जो था इसमें आपने सुना था या आपको शायद मालूम होगा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं स्टिल दे हैव द सेम मास नंबर। मिसाल के तौर पर जैसे पोटाशियम और आर्गन, जिसका एग्जाम्पल मैं प्रीवियस क्लासेस में दे चुका हूँ, तो पोटाशियम और आर्गन बोथ हैव द सेम मास नंबर। ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आइसोटोप का कंसेप्ट और आइसोबार का कंसेप्ट, इवन एटम की डिविजिबिलिटी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को फाइनली क्या कर रही है? रिजेक्ट कर रही है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर लेते हैं कि क्योंकि आप जानते हैं कि देयर आर मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली 3 ऑफ देम, एंड दीज 3 पार्टिकल्स इंक्लूड नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोटॉन, एंड देयर आफ्टर वी हैव द न्यूट्रॉन।
तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो हाउ इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो लेट्स बिगिन। वेल, सबसे पहली पॉइंट आप देखें कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दीज वर डिस्कवर्ड बाय द जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन को जो है उसको किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने। और लेकिन जे थॉमसन ने डिस्कवर तो किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का सबसे पहला क्लू जो है, यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो हमसे शेयर हुई थी, दिस वाज गिवन बाय द माइकल फेराडे। माइकल फेराडे जो है, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, लाइक फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सारे फेराडेज के जो लॉज हैं ये आपने पढ़े होंगे। और इवन आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस में हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जब हम करंट पास करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, केटाइन्स और एनाइन जो सॉल्यूशन में होते हैं, वो माइग्रेट करते हैं टुवर्ड द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। केटाइन कैथोड पे, एनाइन एनोड पे माइग्रेट करते हैं, एंड राइट आफ्टर रीचिंग टुवर्ड द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड दे बिकम न्यूट्रलाइज। वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोड पर पहुंचने के बाद क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज होते हैं। और आपने ये टॉपिक क्योंकि पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि ये जो आयंस होते हैं ये न्यूट्रलाइज तब होते हैं जब ये चार्ज की लेन देन करते हैं। केटाइन्स गेनिंग द नेगेटिव चार्ज एंड एनाइन्स लूजिंग द नेगेटिव चार्ज। केटाइन की रिडक्शन होती है और एनाइन की ऑक्सीडेशन होती है। एंड यू बेटर नो कि जो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाउ दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। माइकल फेराडे ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था तो उसको ये नहीं पता था कि आखिरकार क्या हो रहा है, लेकिन उसने एक आइडिया लगाया कि देयर मस्ट हैव बीन सम पार्टिकल्स व्हिच आर बीन टेकन इन और गिवन आउट, एंड दीज पार्टिकल्स नाउ वी कॉल देम एज इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को बाद में जे थॉमसन जो था इसने डिस्कवर किए। अब माइकल फेराडे ने क्या किया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो थी इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया, सक्सेसफुल हुआ, इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ। जे थॉमसन ट्राइड टू पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द गैसेस, यानी फेराडे ने सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास किया था, तो जे थॉमसन ने सोचा कि व्हाई नॉट वी कैन पास द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द गैसेस। तो गैसेस से इलेक्ट्रिक करंट पास करने का जो वे है, इस पूरी डिस्कशन को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड थ्रू, वी कॉल दैट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, वी कॉल इट क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, समटाइम वी आर कॉलिंग दिस एज अ कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। यानी हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहें, क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहें, या फिर हम कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहें, बात एक ही है। अब आते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की जो आउटलाइन है वो है क्या। अब जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसे ग्लास ट्यूब, एक लॉन्गेटेड ग्लास ट्यूब है, जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी जो आउटर बाउंड्री है इट्स कंपोज्ड ऑफ ग्लास, ए थिक ग्लास ट्यूब। और इस ग्लास ट्यूब की जो दोनों एंड हैं, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड को फिट किया गया है, दोनों मेटेलिक प्लेट हैं। आप देख सकते हैं कि वन ऑफ दैट इज द कैथोड, द अदर इज द एनोड। ठीक है, कैथोड जो है ये नेगेटिव टर्मिनल है, दैट मीन्स कि दिस कैथोड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और एनोड जो है दिस इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दैट मीन्स कि कैथोड और एनोड ये दोनों मेटल प्लेट हैं जिसके थ्रू हम गैसेस जो हैं उसमें करंट पास करने जा रहे हैं। ठीक, अच्छा, इस ट्यूब में आप देख सकते हैं कि एक वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप काइंड ऑफ ए रेगुलेटर, जिससे कि हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम गैसियस प्रेशर को प्लस माइनस कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि मामला क्या है। तो कुछ आउटलाइंस हैं जो पूरे टॉपिक की वो आपको याद रखनी है। जैसा मिसाल के तौर पर पहली पॉइंट, तो हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसको हम डिस्कवर करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब से, और डिस्चार्ज ट्यूब की मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता रहा था कि डिस्चार्ज ट्यूब जो है उसकी कंपोजिशन क्या है। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब जो है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट। सबसे पहले अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब जो है उसमें गैसेस जो भी फिल की जाती हैं, आप कोई भी गैस फिल करके आप एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। अगर हम गैसियस प्रेशर को नॉर्मल रखें, जैसे 1 atm नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या आप कह सकते हैं 760 टॉर, ठीक है। जे थॉमसन ने ऑब्जर्व किया कि जब गैसियस प्रेशर नॉर्मल था तो इलेक्ट्रिक करंट जो है इन दोनों इलेक्ट्रोड के अक्रॉस पास नहीं हो रहा था। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो हमें मिल रही है वो ये कि गैसेस आर बैड कंडक्टर्स एट नॉर्मल प्रेशर। गैसेस जो हैं वो बैड कंडक्टर हैं जब गैसियस प्रेशर जो है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल से मुराद 1 atm कहें, 760 टॉर कहें, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
पर बाद में वैक्यूम पंप के थ्रू जब गैस जो थी उसको ट्यूब से एवाक्यूएट किया गया, गैस जो थी उसको ट्यूब से एवाक्यूएट किया गया, निकाला गया, तो फिर देखा गया कि दोनों इलेक्ट्रोड के अक्रॉस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। देयर इज अ काइंड ऑफ हैपनिंग हैपन्स इन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, कभी फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग लाइक ए स्पार्क, लाइक कभी इलेक्ट्रोड ग्लो कर रहे थे, कभी ग्लास की ट्यूब ग्लो कर रही थी। पर ओवरऑल आपको मैं एक बात बताऊं कि जब प्रेशर को लो किया गया तो दोनों इलेक्ट्रोड के अक्रॉस जो है इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था। तो इससे हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, कि गैसेस आर गुड कंडक्टर्स, गैसेस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट रिड्यूस्ड प्रेशर, एट रिड्यूस्ड प्रेशर, यानी जब हम प्रेशर को रिड्यूस करते हैं तो फिर गैसेस जो हैं वो कंडक्शन शुरू करती हैं। तो एक तो पॉइंट आपकी ये नॉलेज में होनी चाहिए। अब आपके टेक्स्ट बुक में एक पूरी स्टोरी बताई गई है और उस स्टोरी की मैं एक आउटलाइन देता हूं और बाकी पॉइंट्स आप टेक्स्ट बुक से एज इट इज पढ़ सकते हैं, उसमें कोई मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। वो स्टोरी ये है, आपकी बुक में क्या बताया गया है कि एक तरफ प्रेशर बताया गया है कि प्रेशर क्या था, और दूसरी तरफ जो है उसकी ऑब्जर्वेशन बताई गई है। तो जिस तरह से मैं यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस तरह से आप लोग क्या करें कि कॉपी पे आप क्या करें कि एक टेबल बना लें और टेक्स्ट बुक को फॉलो करते जाएं। कि प्रेशर ये था, ऑब्जर्वेशन ये थी, प्रेशर और रिड्यूस हुआ, फिर ऑब्जर्वेशन क्या थी, प्रेशर को और रिड्यूस किया, फिर ऑब्जर्वेशन क्या थी। ठीक है, जैसे आपकी बुक की एक पहली लाइन है कि व्हेन प्रेशर वाज रिड्यूस्ड टू अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, मे बी 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, व्हाट वी हैव सीन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग थी। प्रेशर को रिड्यूस करके जब कुछ मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक लाया गया, ए फ्यू मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो जो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग थी, एक स्पार्क जो था वो डिसअपियर हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रोड ग्लो करने लगे। पर जब हमने प्रेशर को फर्दर रिड्यूस करके 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक लाए तो फिर देखा कि जो ग्लो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से एक्सटेंड हो रहा है और इस वजह से उसका नाम दिया गया पॉजिटिव कॉलम। और फिर फर्दर जो है प्रेशर जो था उसको रिड्यूस करके 0.001 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक लेकर आए तो देखा कि ट्यूब के अंदर जो था ना इलेक्ट्रोड ग्लो कर रहे हैं, लेकिन ग्लास वॉल जो है उस ट्यूब की वो खुद जो है ब्रिलियंट ग्रीन लाइट से जो है वो ग्लो कर रही हैं। तो आपने करना क्या है, आपने प्रेशर और उसकी ऑब्जर्वेशन ये नोट कर लेनी है। इसको 1-2 बार देख लेना है तो जिसमें कम से कम आपको पता चले कि किस प्रेशर पे क्या ऑब्जर्वेशन थी। अब ये बात होते है कि जैसे जैसे हम प्रेशर को कम करते जाएंगे, गैस मॉलिक्यूल की क्वांटिटी कम होती जाएगी, तो जो अपीयरेंस है उन रेडिएशन की इन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, उनकी नेचर में थोड़ा थोड़ा चेंज आती जाएगी। और बी इम्पॉर्टेंट, जो पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गैसेस आर गुड कंडक्टर्स व्हेन द प्रेशर वाज रिड्यूस्ड। तो जो 2 इलेक्ट्रोड थे, वन ऑफ दैट इज कॉल्ड दी कैथोड, चलो इसको हम मान लेते हैं कैथोड, ठीक है। और एक कैथोड जो है ये इलेक्ट्रिसिटी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड था, तो उसको हम यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू यहाँ पर शो कर लेते हैं। और एक तरफ था एनोड, और आप जानते हैं कि एनोड जो है इट इज़ कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एक को हम कह लेते हैं कैथोड और एक को कह लेते हैं एनोड। ये दोनों इलेक्ट्रोड जो थे एक ग्लास ट्यूब के अंदर एनक्लोज थे, उसी ट्यूब को हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। हमें डिस्कस करना है कि ये जो रेडिएशन जो थे दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो अपीयर हुए थे, इन रेडिएशन की प्रॉपर्टीज क्या हैं और इन रेडिएशन को आखिरकार कैथोड रेज क्यों कहा गया। और हमें यह भी डिस्कस करना है कि व्हाई दीज रेडिएशंस आर अल्टीमेटली कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। तो हम पॉइंट टू पॉइंट, मैं सारी बात को पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली पॉइंट तो यह है कि दीज रेडिएशंस वर ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दीज रेडिएशंस वर ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब आते हैं ऐसा कैसे। सपोज कर लेते हैं कि ये कुछ रेडिएशंस हैं जो 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दीज आर द फ्यू रेडिएशन व्हिच आर अपीयर इन बिटवीन दीज 2 इलेक्ट्रोड। अब हमें कैसे पता चले कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में रेडिएशंस हैं वो रेडिएशन कैथोड से ही इमिट हो रही हैं। ये बात तब पता चली जब हमने इन रेडिएशन के रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखी। कोई भी एक नॉन ट्रांसपेरेंट यानी ओपेक ऑब्जेक्ट जब उस रेडिएशन के रास्ते में रखोगे तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि द शेडो ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस ऑन द एनोड साइड एंड दिस शेडो प्रूविंग दिस
कि रेडिएशंस वर कमिंग फ्रॉम कैथोड साइड एंड मूविंग टुवर्ड्स एनोड. Not only these radiations were travel in a straight line, but these radiations were ejected from the surface of the cathode at right angle. ये जो रेडिएशन थे ये कैथोड की सरफेस से इजेक्ट हुए और जिस एंगल पे इजेक्ट हुए वो एंगल क्या थी, वो थी राइट एंगल 90 डिग्री. अब आप पूछ सकते हैं कि हमें कैसे पता चले कि रेडिएशन एग्जैक्टली 90 डिग्री पे इजेक्ट हो रहे थे. इस बात की कंफर्मेशन जो है वो तब हुई जब हमने कैथोड जो था उसको हमने कर्व यूज़ किया. जब हम कैथोड को कर्व करके यूज़ करते हैं तो क्योंकि इसकी सरफेस कर्व हो गई है तो रेडिएशन तो 90 डिग्री पे इजेक्ट हो रहे थे लाइक दिस, यहाँ से भी 90 डिग्री लाइक दिस. तो ये रेडिएशन जो थे वो एक जगह पे आके क्या हो गए, फोकस हो गए. बाय यूजिंग द कॉनकेव कैथोड, अ कर्व्ड कैथोड, वी सॉ दैट द रेडिएशंस आर फोकस्ड एट अ पॉइंट and this particular experiment proved that के radiations were ejected from the surface of the cathode at right angle. बुक में लिखा है नॉर्मली. ये नॉर्मल वर्ड जो है आप फिजिक्स में भी यूज़ करते हैं, जनरल मैथमेटिक्स में भी यूज़ करते हैं. नॉर्मल का मतलब है कि कोई भी इमेजिनरी लाइन जो सरफेस के साथ 90 डिग्री पे हो. आई थिंक ये बात आपकी सबकी क्लियर हो गई होगी. एक और पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जब इन रेडिएशन के रास्ते में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रखते हैं. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से मुराद ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रखने से क्या देखा कि ये रेडिएशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे. दीज रेडिएशंस आर नाउ डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल. अब ये रेडिएशन पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में बैंड हो गए हैं. इसका मतलब है कि रेडिएशन कैरी सम चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज भी है. पॉजिटिव पोल जो था उसकी तरफ डिफ्लेक्ट होने का इनडायरेक्ट मतलब ये है कि दीज रेडिएशन कैरी व्हाट चार्ज, नेगेटिव चार्ज. इनके ऊपर कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. तो हम कहेंगे भाई ये रेडिएशन क्योंकि कैथोड से एग्जैक्ट हुए तो बोला कैथोड रेज. अब हम ये भी कह सकते हैं कि कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज. कैथोड रेज कैरी व्हाट चार्ज, नेगेटिव चार्ज. नॉट ओनली दीज रेडिएशंस वर डिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बट दीज वर आल्सो डिफ्लेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें भी डिफ्लेक्ट होते हैं. मतलब ये कि इनकी नेचर थोड़ी सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है. बात में भी आगे आते हैं. अब आते हैं एक और पॉइंट की तरफ कि जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम कॉनकेव कैथोड यूज करते हैं तो रेडिएशन एक जगह पे फोकस हो जाते हैं. जिस जगह पे ये रेडिएशन फोकस हो रहे हैं अगर उसी जगह पे कोई मेटल की प्लेट रखी जाए और ये रेडिएशन जो है उस मेटल प्लेट को बार बार अगर एक जगह पे हिट करते जाएं, बार बार एक जगह पे ये रेडिएशन हिट करते जाएं, तो अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं कि जो मेटल फॉइल है या मेटल की जो भी प्लेट है या एल्यूमिनियम की कोई फॉइल है, ठीक है, नाउ दैट स्टार्ट हीट अप. वो हीट अप हो जाती है, उसका टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है. कंटिन्यूस स्ट्राइकिंग ऑफ द कैथोड रेज, ड्यू टू द कंटिन्यूस स्ट्राइकिंग ऑफ द कैथोड रेज ये जो मेटल की प्लेट है ये हीट अप हो जाती है. अब आप समझ गए होंगे कि इस प्लेट का टेम्परेचर बढ़ना दर हकीकत एवरेज काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना. और एवरेज काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है, जब कोई चीज़ इसको हिट करती है. व्हाट आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, कोई चीज़ इसको हिट करती है. इससे इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जो कैथोड रेडिएशन है असल में शायद इनकी कोई पार्टिकल नेचर है. क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब एक पार्टिकल जब किसी दूसरे पार्टिकल को हिट करता है तो अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, कुछ अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है. तो यही वो बात है जिसको लेकर मैं बात कर रहा हूँ कि इस प्लेट का हीटअप होना, अल्टीमेटली ग्लो करना, बिल्कुल ब्राइटली ग्लो करना, ये बात का प्रूफ है कि रेडिएशन मस्ट हैव सम काइंड ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी. इसका प्रूफ इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो प्रूफ है वो तब मिला जब हमने इन रेडिएशन के रास्ते में हमने एक बहुत स्मॉल लाइट वेट हमने पेडल रखा, एक स्मॉल पेडल व्हील रखा. जो स्मॉल पेडल व्हील था, जब रेडिएशन कैथोड रेज जब स्मॉल पेडल व्हील को हिट करते हैं तो दिस व्हील स्टार्ट रोटेटिंग. ये जो व्हील है ये क्या करता है, ये रोटेट करने लगता है. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हमारे घर में पेडेस्टल फैन होता है. पेडेस्टल फैन जिसको हम कहते हैं स्टैंड फैन, आमतौर पे स्टैंड फैन भी कहते हैं आप लोग. अगर ऐसे ही आंगन में बाहर पड़ा हो और बंद पड़ा हो, लाइट भी ना हो सपोज टू बी, और अचानक से हवा लगे और हवा जैसे फ़ैन को हिट करती है तो आप जानते हैं कि उसके ब्लेड जो होते हैं वो घूमने लगते हैं. अब आप समझ गए होंगे कि हवा के लगने से ब्लेड जो होता है वो घूमने क्यों लगता है, क्योंकि एयर इज़ कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल और वो पार्टिकल जब सर्टेन मोमेंटम से
फैन के ब्लेड को हिट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होती है, और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगी तो मोशन क्रिएट होगी। इस वजह से ब्लेड जो होता है वो क्या करने लगते हैं, फैन के वो घूमने लगते हैं। यहाँ पर स्मॉल पैडल जो था उसको कैथोड रेज हिट कर रहे हैं, और ये पैडल जो है स्मॉल पैडल ये रोटेट करने लग रहा है। इससे साबित हुआ कि रेडिएशन की मटीरियल नेचर है। ये रेडिएशन अपीयर, भले रेडिएशन हो रहे हैं पर एक्चुअली दीज आर द स्वार्म ऑफ पार्टिकल। स्वार्म ऑफ पार्टिकल, ये वर्ड आपकी बुक में भी लिखा है। स्वार्म का मतलब एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल का मजमुआ जो कि फ्लो कर रहा है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर। और रास्ते में जब ब्लेड आया या स्मॉल पैडल आया, उसको जैसे हिट किया गया काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई, और वो पैडल जो था वो क्या करने लगा, रोटेट करने लगा, प्रूविंग दैट कैथोड रेज आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। अच्छा, अगर ये पार्टिकल हैं तो उसका मास भी होगा, ये पार्टिकल हैं तो उसका मास भी होगा। चार्ज की बात मैं पहले कर चुका कि ये नेगेटिव चार्ज रखते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। पर एक बात और भी है, when a small thickness of matter like a very thin metal foil is placed in the path of this radiation cathode ray, तो ये रेडिएशन जैसे स्मॉल मैटर ऑफ जो मैटर ऑफ थिकनेस का जो भी एक, जैसे कि आप कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम की शीट है या इस तरह की कोई थिन कोई शीट है, वो अगर कैथोड रेज के रास्ते में रखी जाए और कैथोड रेज जब उसको हिट करते हैं तो दे आर इजेक्टिंग देयर पार्टिकल, दे आर इजेक्टिंग देयर इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, पर हम जानते हैं कि हम ये जो कैथोड रेज हैं जब किसी मटेरियल को हिट करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन को भी इजेक्ट करते हैं। और इन्हीं स्मॉल स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, ये जो स्मॉल स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल हैं जिनको अब तक हम कैथोड रेज कह रहे थे, जिसको अब तक हम क्या कह रहे थे, कैथोड रेज कह रहे थे, इन्हीं कैथोड रेज को जो कि पार्टिकल हैं वी आर कॉलिंग नाउअडेज दीम एज इलेक्ट्रॉन। इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। एक और एक्सपेरिमेंट की तरफ जा रहे हैं, सिंस वी नो दैट कि इनकी चार्ज भी है और इनका मास भी है। अच्छा, हमने ऑप्शन किया कि इसकी जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसका जो मास है वो है 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम, और इसका मास जो है वह 9.11 × 10⁻28 ग्राम। व्हाट वी हैव फाउंड, हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया कि कोई भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ करो, कोई भी इलेक्ट्रोड जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ की जाए, किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड यूज़ करें। ये जो ग्लास ट्यूब जिसकी ट्यूब बनी थी उस ग्लास की कंपोजिशन को चेंज करें, पर एवरी एक्सपेरिमेंट गेव द सेम रिजल्ट ऑफ चार्ज बाय मास रेशो। मतलब हम अगर इलेक्ट्रॉन की चार्ज को अगर उसके मास से डिवाइड करें, दैट मीन्स कि हम अगर चार्ज को देखें, ये है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसका मास जो है वो 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम, तो उसका जो रेशो आता है वो अप्रॉक्सीमेट 1.75 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये जो रेशो है, दिस पर्टिकुलर रेशो इज कॉल्ड चार्ज बाय मास रेशो। Charge by mass ratio in every experiment came out to be same, whether we are using any kind of electrode, we are using any kind of gas, we are using any type of composition of that glass tube। यानी चार्ज बाय मास रेशो है, जो चार्ज जो मास रेशो है ये इन पार्टिकल का वो किसी भी मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हर एक्सपेरिमेंट का सेम रिजल्ट देना इस बात का प्रूफ है कि every element contains this particle and the nature of this particle in every element is same, and this is why these particles are believed to be fundamental particles of, these particles are fundamental of all element। तो कभी कभार क्वेश्चन होता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं। यस, व्हाई, बिकॉज एवरी एक्सपेरिमेंट गिव द सेम रिजल्ट ऑफ चार्ज बाय मास रेशो। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के पीछे क्या कहानी है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।